हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और कंटिन्यूअसली हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और डिटेल स्टडी भी कर रहे हैं। आज हम लोग को देखना है 2014 का जून का थर्ड पेपर। थंबनेल से देखे होंगे, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 1 क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन तक पिछले पार्ट्स में बताया जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग इस पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें, नया चीज़ें पढ़ सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग 2-3 टॉपिक जैसे कि क्लियर हो जाएगा, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड हो या नेटिंग हेजिंग से रिलेटेड हो, तो ये सब चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि क्वेश्चन में देखा था तो उसमें 2-3 जगह डेफिनेटली बताने वाली चीज़ें हैं जो कि आगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वो काम आएंगी। तो विदाउट एनी कोई देरी के चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या नया चीज़ हम लोग को आज देखने को मिलता है। ओके, देखिए पढ़ाई इसीलिए की जाती है कि जब आप कोई भी आप क्लास देख रहे हैं, कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं और यदि आपको कोई भी नई चीज़ नहीं मिल रही है तो समझिए कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप क्लास पढ़ने जा रहे हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो या कोचिंग पढ़ने जा रहे हो और यदि आपको कोई भी नई चीज़ें नहीं मिल रही हैं या मेरा क्लास देख रहे हैं, अगर कोई नई चीज़ आपको अनुसार नहीं मिल रही है तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मत देखिए तब। ओके, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो निश्चित देखिए और उसमें और बेहतर तरीके से पूछिए और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए। राइट, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ सुपर लिवरेज विल बी कैलकुलेटेड बाय। देखिए सुपर लिवरेज को ही कंबाइंड लिवरेज कहा जाता है। ओके, कंबाइंड लिवरेज। ओके, कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज किसका किसका है पहले तो समझिए। जानते हैं लिवरेज 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ये 3 प्रकार के लिवरेज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, सिंपल सा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज को हम यदि मल्टीप्लाई कर दें तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला इसका क्या है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। राइट, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड PBT से। ओके, या EBT भी कर सकते हैं, PBT भी कर सकते हैं। अर्निंग्स बिफोर टैक्स से पहले का बस केवल। ओके, यहाँ पर क्या केवल होगा, इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यहाँ पर केवल क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मीन्स इंटरेस्ट दिया जा चुका है। इसी को क्या कहा जाए, अब देखिए ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब C/PBT इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का या डिग्री ऑफ सुपर लिवरेज का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो कितना इजी है आप देख रहे हैं। तो इस थ्योरी को आप जानते रहेंगे तो डेफिनेटली आप, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई DOL एंड DFL। ओके, देखिए नेक्स्ट है, इंटरिम कैश इनफ्लो आर री इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर। यहाँ बताया जा रहा है कि यदि कोई इनफ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि 10 करोड़ की प्रॉफिट हुआ और 10 करोड़ गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी सोच रही है कि हम इसको डिविडेंड नहीं देंगे, हम अपने यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो इन दिस कंडीशन में क्या चीज़ें होंगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि जिस रेट पे क्या करते हैं, अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR और बाहर का जो यदि इन्वेस्ट पैसा करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट से हमारा रिटर्न कितना मिलेगा उसी कंपेरिजन किया जाता है। मान लीजिए कि ये 10% मिल रहा है, यहाँ 12%, मीन्स अपनी हम पूंजी लगाते हैं तो 12% रिटर्न मिलता है। जब दूसरे जगह देते हैं तो हमको 10% के अकॉर्डिंग देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको री इन्वेस्ट कर देंगे, जो री इन्वेस्ट किया जाता है री इन्वेस्ट कर देंगे अपना ही कंपनी में, अपना ही कोई नई कंपनी ओपन कर देंगे, कोई नई ब्रांच ओपन कर देंगे। राइट, तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के द्वारा हम लोग डिसाइड करते हैं। जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी का, उससे डिसाइड होता है कि हम 10 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कर दें या ना करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल, तो ये आपका सही हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है
अब ये क्वेश्चन में बता ही था, हु फार्मूला मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया है, वाल्टर मॉडल है। ओके, वाल्टर का क्या है, डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये डिविडेंड डिसीजन का फार्मूला है। ओके, ये किसका है, वाल्टर का, राइट, वाल्टर, जेम्स सी वाल्टर हो जाएंगे, राइट। तो इसमें कोई चीज़ है नहीं, जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन बनाना फिर उसको सॉल्व कराना थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाएगा या ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए जब क्वेश्चन आएगा तो उसको उसमें हम लोग देख लेंगे, और आई थिंक आएगा भी, यही साल नहीं आएगा, अगले साल आएगा, निश्चित आना है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग भी देखिए, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, जैसे डिग्री ऑफ लीवरेज का या नेट प्रेजेंट वैल्यू का, इसको डिटेल पढ़ा करिए, तो आपको क्या होगा ना कि बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आना है, आसपास थोड़ी सी चेंज करके ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, इंडिकेट द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन। देखिए, जॉब इवेल्युएशन करने की दो मेथड्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जिसको मात्रा के आधार पर डिवाइड किया जाता हो, और क्वालिटेटिव गुण के आधार पर। देखिए, रैंकिंग मेथड है, जॉब कंपेरिजन मेथड है, पॉइंट रेटिंग मेथड है, फैक्टर कंपेरिजन है, ग्रेडिंग मेथड है, जॉब क्लासिफिकेशन मेथड है, फैक्टर कंपेरिजन मेथड एंड रैंकिंग मेथड। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट एंड फैक्टर कंपेरिजन, ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड है, और रैंकिंग ये एक मेथड, और एक कौन सा है, ग्रेडिंग, ये दो, ये है। जैसे ये पूछा जाता है दोनों को, जैसे ये नहीं, ध्यान रखना है, ये नहीं, ये और ये, इसको कहा जाता है क्वालिटेटिव। ओके, जब क्वालिटेटिव पूछा जाता है तो क्वेश्चन सही हो जाता है, राइट। दोनों चीज़ें ध्यान रखिए कि क्वांटिटेटिव में पॉइंट रेटिंग मेथड और कंपेरिजन मेथड है, और ग्रेडिंग मेथड और रैंकिंग मेथड। अब जानते हैं ग्रेड दिया जा रहा है और रैंक दिया जा रहा है, इसका मतलब कि वह अंक का प्रयोग नहीं हो रहा, 1 2 3 का प्रयोग हो रहा होगा, राइट। नेक्स्ट है कैरियर गोल्स। कैरियर गोल्स, अब देखिए गोल्स से क्या है, कैरियर पथ है, कैरियर काउंसलिंग है, मेंटोरिंग है। मेंटोर जो होते हैं, जो आपको सहायता देते हैं, सलाह देते हैं, जैसे क्लास में देखेंगे कि मेंटर मेंटरी लिस्ट बनाई जाती है। ओके, जिससे हम लोग बनाते हैं, हमारे अंडर 10 लड़के हैं, किसी दूसरे में हैं, तो यूनिवर्सिटी में हम लोग का बनता है यहाँ पे मेंटर मेंटरी लिस्ट। तो किस लिए होती है, जैसे मेंटर मेंटरी लिस्ट, अब एक एक करके पढ़ेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ का द प्रोसेस वेयर इन एग्जीक्यूटिव सर्विस एंड गाइड। देखिए, सर्व एज ए गाइड, गाइड करता है, कौन करता है, मेंटोर। ओके, तो जो मेंटोर होते हैं उनका काम क्या है, जो मेंटर मेंटरी लिस्ट है, जो व्यक्ति हैं, स्टूडेंट है, उसको गाइड प्रदान करना है, राइट। ये क्लियर हो जाएगा। द फ्यूचर पोजीशन वन स्ट्राइव आर टू रीच ए पार्ट ऑफ करियर, ये हो जाएगा करियर गोल्स। तो गोल्स आपका है कि फ्यूचर पोजीशन पर स्ट्राइव चलने के लिए, रहने के लिए, जाने के लिए। द सिक्वेंशियल पैटर्न ऑफ जॉब दैट फॉर्म ए करियर, तो ये क्या है, करियर पाथ है। सिक्वेंशियल पैटर्न है ना, पैटर्न मीन्स पाथ, ऐसे समझिए, पैटर्न बना हुआ है तो पाथ बना हुआ है, राइट। ओके, नेक्स्ट है गाइडिंग पीपल वन देयर पॉसिबल करियर पाथ। पॉसिबल करियर काउंसलिंग, यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे और चीज़ें लिखी होंगी और आपको क्लियर हो जाएगा। देख दिया है ना, पॉसिबल करियर पाथ। तो यहाँ पर क्या है, गाइडिंग करियर काउंसलिंग, गाइड करते हैं, क्या करते हैं, काउंसलिंग करने के लिए। तो यहाँ पर करियर काउंसलिंग का मतलब है गाइडिंग पीपल ऑन देयर पॉसिबल करियर पाथ। तो उनके जो पॉसिबल करियर है उसको बताने के लिए, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट पूछ रहा है सर क्या करें क्या ना करें, बहुत बच्चे पूछते रहते हैं हम लोगों से यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे बताया जाता है कि तुम प्राइवेट जॉब कर लो, या कोई तैयारी कर लो, या कोई यूपीट्रिपल दे लो, डिफरेंट टाइप्स की, ये बैंक पीओ की तैयारी कर लो। बहुत से देखिए बच्चे बीकॉम पास होकर इलाहाबाद गए हैं पढ़ने के लिए, बैंक पीओ की तैयारी करने के लिए, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, राइट। नेक्स्ट है, तो अब देख लीजिएगा, जो भी मैच होगा उसको आप मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइन ए कंपनी एंड गिविंग हिम द बेसिक इंफॉर्मेशन ही नीड टू सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली एंड स्टार्ट वर्किंग इज रिफर टू। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोसेस ऑफ रिसीविंग वेलकम मीन्स, यहाँ क्या है, कोई नया व्यक्ति आ रहा है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जब कोई नई व्यक्ति आता है उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है, उसको ओरिएंटेशन कहा जाता है, राइट। सिंपल सा। जॉब रोटेशन, एक जॉब से दूसरी जगह जॉब देना ताकि एक्सपीरियंस होता रहे। जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है,
तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी रखा जाता है, कभी जाकर सचिवालय चला जाता है, कभी जा कर के किसी मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे विद्युत उपकरणों के जहाँ विद्युत प्रिपेयर होता है वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाता है, तो डिफरेंट टाइप से पोस्ट दिए जाते हैं, तो उसी के जॉब रूटीन कहते हैं। काउंसलिंग जब जानते हैं प्लेसमेंट इज प्लेसमेंट, राइट। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए रेलिवेंट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। तो प्लानिंग आप कर रहे हैं तो उसका मेन जो रेलिवेंट क्या नहीं है, एनालिसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द मैनेजर्स, निश्चित रूप से है कितना मैनेजर की ज़रूरत है उसको डिमांड के एनालाइज करना, रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव, ये भी डिसाइड करना कि जो हमारे यहाँ मैनेजर्स हैं एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका क्या रिव्यू है, प्लानिंग इंडिविजुअल्स कैरियर पाथ, ये भी सही है। रिक्रूटमेंट टू मीट इमीडिएट नीड्स, ये रिक्रूटमेंट इसमें नहीं आता है, क्यों? क्योंकि प्लानिंग है और प्लानिंग में रिक्रूटमेंट हो नहीं सकता है, राइट। तो यहाँ जो भी प्लानिंग वाली चीज़ होंगी उसी को लिया जाता है, या प्लान कर रहे हैं सोच रहे हैं उसी को इसमें सही रहते हैं, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है वेयर डज रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय फेल मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी। जानते हैं मैस्लो की 5 नीड हायरार्की थ्योरी है, तो ये जो आती है स्टीम नीड्स में जो रिकॉग्निशन है, अब जानते हैं 5 नीड थ्योरी बनाएंगे इसे। फर्स्ट यहाँ पर क्या फिजियोलॉजिकल नीड, लॉजिकल नीड है, यहाँ सोशल नीड है, सिक्योरिटी नीड, स्टीम नीड, ओके, और यहाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो ये नीड है इसी में रिकॉग्निशन आता है, राइट। क्योंकि फिजियोलॉजिकल शारीरिक है, भूख है, प्यास है, सेक्स है, ये सब कहाँ थे? शारीरिक में। सामाजिक में, सामाजिक अब थोड़ा सा बंधन होना चाहिए। सिक्योरिटी, सॉरी ये सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है, ओके। सोशल थर्ड वाला है, सोशल ये है, ओके, भूल गया मैं, सॉरी। तो ये सिक्योरिटी है, राइट। तो ये सिक्योरिटी की, अब जानते हैं जब खाने पीने मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, तो आदमी क्या सोचेगा कि थोड़ा सुरक्षित हो जाए, थोड़ा सा घर और बना लें ताकि सुरक्षा रहे हमारे पास, कोई दिक्कत ना आए। फिर सोशल के बाद सोशल हो जाएंगे, थोड़ा सामाजिक भी देखते हैं। ऊपर रिकॉग्निशन का स्टीम में सामाजिक मान्यता चाहता है कि केवल अपने बड़े होने से कोई फायदा थोड़े है, जब तक लोग न कहें, रिकॉग्निशन न दें कि यू आर ए गुड पर्सन, तो आपको कैसे माना जाएगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओके। तो काम दूसरे की निगाह से भी अच्छा करना होता है, तो उसी को रिकॉग्निशन कहा जा रहा है, राइट। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज लो। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता कम है, उसका कारण क्या है? उसका कारण मैंने क्या है? ओवर कॉशन अप्रोच टू लीडिंग, निश्चित रूप से है कि जो लीडिंग कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, वो बहुत ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसलिए लोन फंस जाता है, एनपीए में हो जाता है कन्वर्ट। रिजर्व बैंक पॉलिसीज, तो यहाँ पर हाई ओवरहेड कॉस्ट, तो ये भी ओवरहेड कॉस्ट है, रियलिटी बात है कि एक बैंक इतने ओपन हो रहे हैं, ब्रांच इतने ओपन हो रही है कि पूछिए मत, इसलिए देखिए मर्ज किया जा रहा है इसी कॉस्ट को कम करने के लिए, डिफरेंट टाइप के बैंक को मर्ज दिख रहे होंगे इसी कारण से। सोशल सेक्टर लीडिंग, ये भी निश्चित है कि जो सामाजिक सेक्टर में लीडिंग हो रही है, उधार हो रहा है, इसके कारण भी। लेकिन रिजर्व बैंक की पॉलिसी ऐसा कोई भी रोल नहीं निभाती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ जहाँ पे होगा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसी से नहीं है, पॉलिसी तो अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट आरबीआई ने जो भी पॉलिसी बनाया है अच्छा बनाया है, तो पॉलिसी को आप नहीं कह सकते कि पॉलिसी के कारण बैंक नुकसान में जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है नरसिंहम कमेटी, सेठी कमेटी, घोष कमेटी, जानकी रामन समिति। देखिए लीडिंग अंडर कस्टोडियन अरेंजमेंट्स, तो ये जानकी रामन लीडिंग उडार इसलिए है, ओके। नरसिंहम कमेटी किस लिए है? फ्रॉड एंड मल प्रैक्टिसेज इन बैंक्स। सेठी कमेटी सिक्योरिटी ऑपरेशन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, और घोष कमेटी क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। तो आप इस प्रकार से आप टैली करा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट विद इन द सुपरविजन ऑफ प्योर व्यू ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है कि कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में सुपरविजन में नहीं आता है, तो जानते हैं फॉरेन कमर्शियल बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, ओके, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, स्टेट बैंक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड से किसका है? सेबी का है, ओके, सेबी के अंतर्गत आते हैं। तो सेबी म्यूचुअल फंड जो भी आप सुनते हैं, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या म्यूचुअल फंड्स, दैट ऑल सेक्टर इज कंट्रोल बाय सेबी, राइट। नेक्स्ट है द रेपो एंड रिवर्स रेपो आर रिस्टोर्टेड बाय द RBI एज टूल ऑफ। टूल किसके लिए प्रयोग करता है? देखिए इसमें दो ऑप्शन है, सेटलमेंट, ये सब तो करेंसी होनी नहीं है,
या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। लेकिन देखिए क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत लिक्विडिटी आता है तो ये ज़्यादा परफेक्ट आंसर है, राइट। हालांकि क्वेश्चन जो भी आया होगा उस समय निश्चित रूप डाउटफुल होगा, क्योंकि इसको क्रेडिट कंट्रोल टूल्स भी कहा जाता है और इसको लिक्विडिटी कंट्रोल टूल्स भी कहा जाता है, तो इसलिए लेकिन लिक्विडिटी कंट्रोल टूल्स थोड़ा ज़्यादा पास है। ओके, ये ब्रॉड लेवल पर है, क्रेडिट कंट्रोल इसमें और डिफरेंट टाइप्स के आ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा और नज़दीक आंसर है। तो क्वेश्चन जब भी कोई आप ऑप्शन सही करते हैं, जो सबसे ज़्यादा सटीक होता है उसी को सही करते हैं, इस बेस पर ये लिक्विडिटी कंट्रोल राइट हो रहा है, राइट। उससे क्रेडिट कंट्रोल भी जब आएगा कभी ऑप्शन में तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट वो क्रेडिट कंट्रोल का ही टूल्स है। ओके, नेक्स्ट है Which one of the following institution is promoted by the IFCI? IFCI से कौन promoted है? क्रेडिट एनालिसिस ऑफ रिसर्च लिमिटेड, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक्स। तो कौन IFCI से है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि ये क्या है? IFCI के प्रमोटेड है, राइट। नेक्स्ट, इंडिकेट द सीक्वेंस। देखिए यहाँ सीक्वेंस पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहली बार आया है, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लिया जाए। देखिए सीक्वेंस इंटरनेशनलाइजेशन का है। ये बेसिकली सीक्वेंस किस बात का है कि जब कोई कंपनी ओपन होती है तो कंपनी ओपन होती है तो उसका बहुत सा टारगेट होता है। तो उस कंपनी को बताया जा रहा है कि जब ऑपरेट कर रही होती है, जब अपना प्रोडक्शन कर रही होती है और सेल कर रही होती है, तो अपने देश में वर्ल्ड लेवल पर हर जगह कर रही होती है। तो यहाँ पर यही बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखा जाता है। देखिए इसको मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो मैं सीक्वेंस से बता दे रहा हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप चेंज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर लीजिए, पहला पर क्या होगा? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी मीन्स कि जो केवल इंडिया लेवल पर है तो इंडिया लेवल पर उत्पादन करेगी, इंडिया लेवल पर सेल करेगी, इंडिया लेवल पर स्ट्रेटजी बनाएगी, इंडिया लेवल पर रिपोर्टमेंट करेगी, सब कुछ इंडिया लेवल पर होगा, डोमेस्टिक कंपनी है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी सोच रही है कि हम जो है उत्पादन तो यहीं करेंगे, लेकिन सेल दूसरे जगह विदेश में भी अगर कोई मांगेगा तो हम दे देंगे। ओके, हमको कोई दिक्कत नहीं। जो अगर हम अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर कोई चाहता है कि हमारी प्रोडक्शन कोई दूसरी परचेज करे, कंट्री करे, तो हमको कोई एतराज़ नहीं है, तो आप ले सकते हैं, राइट। तो इन दिस कंडीशन यहाँ पर क्या होगा? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कंपनी। ओके, तो सेकेंड पे क्या आ जाएगा कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी केवल ये चाहती है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन को विदेश में भी सेल हो सकता है और उसकी डिमांड है सेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट इज इंटरनेशनल कंपनी। और एक में कॉन्सेप्ट तो ओरिएंटेशन के संबंध में बताया था कि क्या उसका व्यू होता है रणनीति का। तो यहाँ पर इथनोसेंट्रिक है, इथनोसेंट्रिक। इथनोसेंट्रिक का बताया था जो अपनी स्थानीय रणनीति प्रयोग करती है। इसका मतलब कि जो डोमेस्टिक में रणनीति यूज हो रही होगी, जो क्वालिटी, रणनीति, कल्चर, क्वालिटी, सब कुछ, वो सब इसमें भी यूज हो रहा होगा। ओके, लेकिन वो विदेश में जा रहा होगा सेल होने के लिए, तो उसको कहा था इंटरनेशनल कंपनी, राइट। थर्ड पे अब आ जाएगा मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसका एमएनसी सुने होंगे, एमएनसी। अब यहाँ पर एमएनसी कब होती है? यहाँ पर पॉलीसेंट्रिक हो जाता है, पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक मीन्स कि जहाँ पे कंपनी जाएगी प्रोडक्शन के लिए वहाँ की भी रणनीति यूज करेगी, इसको कहा था मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक से इंटरनेशनल थोड़ा सा बड़ा होगा, इंटरनेशनल से मल्टीनेशनल थोड़ा और बड़ा होगा। मीन्स अब वहाँ के लोग प्रयोग हो रहे हैं, वहाँ की रणनीति यूज हो रही है, वहाँ की कल्चर यूज हो रहा है, तो निश्चित रूप से मल्टीनेशनल हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर रिसोर्सेज जो यूज होता है वो नेशनल होता है, हमारे जगह का ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ की कंपनी होगी मेन वहीं के रिसोर्सेज ज़्यादा यूज होंगे, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है। फोर्थ पे ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल कंपनी। यहाँ पर क्या होगा? इथनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक दोनों स्ट्रेटजी यूज होगी, स्थानीय भी यूज हो रहा होगा, पॉलीसेंट्रिक भी यूज हो रहा होगा ग्लोबल कंपनी में। अब ग्लोबल कंपनी और बृहद मात्रा में हो जाएगी,
ये अपनी भी रणनीति, अपनी भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, दूसरे जगह का भी यूज कर रहे हैं, राइट। और फिफ्थ पे क्या है, ट्रांजेशनल, जो ये है ट्रांजेशनल, ओके, ट्रांजेशनल कंपनी जो ये है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था जियो सेंट्रिक, जियो सेंट्रिक अप्रोच। जियो सेंट्रिक बताया था कि सब कुछ दूसरे देश के, वहाँ के लोग के यूज होगा, वहाँ के रिसोर्सेज यूज होंगी, जिससे दूसरी कंपनियाँ आए हमारे यहाँ स्टेब्लिश हो जाए, उसके हमारे यहाँ पब्लिक को भी मजदूर दे दे, मजदूर बना दे, यहाँ का सीईओ बनाए, यहाँ के रिसोर्सेज यूज करे, यहाँ की रणनीति यूज करे, यहाँ के सरकार के अनुसार काम करे। तो इस प्रकार के ट्रांजेशनल कंपनी कहा जाता है, राइट। कि सब कुछ एकदम, जैसे मान लिया कि टाटा की कंपनी है, जैसे मान लिया इंग्लैंड में है, तो टाटा की कंपनी इंग्लैंड में है तो ट्रांजेशनल कंपनी है, सब कुछ वहीं यूज हो रहा होगा, राइट। तो इस प्रकार से प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इस प्रोसेस के अनुसार अपना मैच कर लीजिएगा। तो सीक्वेंस यही है कि पहले डोमेस्टिक कंपनी होती है, डोमेस्टिक कन्वर्ट होती है इंटरनेशनल कंपनी में, इंटरनेशनल कन्वर्ट होती है मल्टीनेशनल कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी कन्वर्ट इनटू ग्लोबल कंपनी, एंड ग्लोबल कंपनी कन्वर्ट इनटू ट्रांजिशनल कंपनी। तो ट्रांजिशनल सबसे बड़ी विचार है, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिजर्व। इंटरनेशनल रिजर्व जानते हैं आरबीआई के पास होता है, ताकि जब भी कोई लेन देन हो तो पेमेंट किया जा सके। तो इंटरनेशनल रिजर्व में क्या क्या आता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट जानते हैं, एसडीआर है, ओके। इसमें क्या आता है, पेपर गोल्ड। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेपर गोल्ड क्या होता है, पेपर गोल्ड इज कब स्टार्ट हुआ था, 1969 में, ओके। पेपर गोल्ड है, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, आईएमएफ के द्वारा, राइट। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक का पोजीशन यहाँ पे आईएमएफ में, मॉनेटरी गोल्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये नहीं होगा, ओके। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब है इसमें, ओके, रिजर्व से, तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अंकटाड। अंकटाड क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज के हैं, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ओके। डब्ल्यूटीओ क्या है, जनरल काउंसिलिंग, ट्रिम्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखता है, आईटीसी यूएनडीपी क्या है, ओके। तो ट्रिम्स बताया था, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ओके। पीछे क्लास में आप देखे होंगे तो उसमें बताया था डिटेल्स। नेक्स्ट क्या है, ड्यूटी लिवाइड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड इज रिफर्ड एज। यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि कोई गुड्स आ रही है फॉरेन से यहाँ पे, और उसकी गुड्स की वैल्यू पे जो टैक्स लगता है उसको एड वोल्यूम ड्यूटी कहा जाता है, ओके, एड वोल्यूम ड्यूटी। नेक्स्ट है which of the following can be included in the current account of the balance of payment। तो करंट अकाउंट जानते हैं, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, और एक ऑफिशियल अकाउंट होता है, ओके। तो करंट अकाउंट में क्या चीज़ें होती हैं जो कैपिटल अकाउंट ना हो, कॉमन सेंस में। तो जैसे परचेज ऑफ गुड एंड एब्रॉड, अगर कोई बाहर से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो भी करंट अकाउंट का चीज़ है, ओके। सेल ऑफ सर्विस एब्रॉड, यदि सेल कर रहे हैं तो भी, क्योंकि अगर परचेज कर रहे हैं तो सेल भी कर रहे होंगे तो आ रहा होगा करंट अकाउंट में। वर्कर रिमिटेंस फ्रॉम एब्रॉड, करंट अकाउंट ये भी है, मीन्स वर्कर्स कोई है, कोई पेमेंट कर रहे हैं तो ये अगर पेमेंट कर रहे हैं तो भी ये आता है। सेल ऑफ कॉपीराइट फॉरनर्स, ये कॉपीराइट नहीं आता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी, ये सब कैपिटल का है, ओके, ये कैपिटल अकाउंट का चीज़ है। तो इसलिए 1 2 3 जो भी ऑप्शन होगा आप सही कर सकते हैं, राइट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या कोई लोन, ये सब चीज़ें आएंगी, वो कैपिटल अकाउंट की चीज़ होती है, राइट। नेक्स्ट, which of the following items would be specifically included in the statement of cash flow constructed in compliance with the accounting standard third। ये किस लिए होता है, कैश फ्लो के लिए होता है, ओके। कैश फ्लो जानते हैं, ऑपरेटिंग, तीन प्रकार की एक्टिविटी हुई, कौन कौन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ओके। तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ डेब्ट इक्विटी, एक्विजिशन एंड एसेट्स थ्रू लॉस, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन होता है, राइट। Fixing the value of an employee depending upon his productivity, promotability, transferability and returnability is the core of the क्या है, certainty equivalent model, stock at reward valuation model है ये। तो ये क्या है, वैल्यूएशन किया जा रहा है, जो एम्प्लॉय की अकाउंटिंग जो होती है, एचआरए अकाउंटिंग सुने होंगे, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये स्टॉक रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल है, ये ट्रांसफरेबिलिटी, ये सब चीज़ों को देख करके जो किया जाता है स्टॉक रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल कहता है, राइट। नेक्स्ट है which of the following refers to
सिचुएशन इन विच द मर्जर ऑफ कंपनीज रिजल्ट इन ओवर 25% ऑफ द मार्केट इन द हैंड्स ऑफ द मर्ज कंपनी। इसको क्या कहा जाता है? गेटवे कंडीशन, रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस, शेयर ऑफ सप्लाई टेस्टेड। तो शेयर ऑफ सप्लाई टेस्ट कहा जाता है। ओके, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, एक शेयर ऑफ सप्लाई वर्ड है, उसी को यूज किया जाता है। राइट, अब यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, सिस्टमेटिक जानते हैं रिस्क। अब यहाँ पर ये मत देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको देख लीजिए तो इजी रहेगा समझना। देखिए रिस्क दो प्रकार का होता है। फर्स्ट सिस्टमेटिक रिस्क, मैटिक रिस्क एंड अन सिस्टमेटिक रिस्क। देखिए सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, अगर इसको कॉमन सेंस में समझना हो तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ओके पहला, और ये इंटरनल इन्वायरमेंट। देखिए ये परफेक्ट नहीं है लेकिन लगभग ये समझते रहिए तो आपको इजी रहेगा समझने में। इस पर कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल्ड, ओके, कंट्रोल्ड बाय कंपनी। मस्त कंपनी कोई भी होगी तो इसको रिस्क को कंट्रोल कर ले जाएगी। इसको अनडाइवर्सिफाइड, अनडाइवर्सिफाइड रिस्क कहा जाता है। ओके, और इसको डाइवर्सिफाइड रिस्क कहा जाता है, डाइवर्सिफाइड रिस्क। ओके, जो डाइवर्सिफाइड यहाँ देखा लिखा होगा, डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड या अनडाइवर्सिफाइड। ओके, इसको ये हो गया। इसको बीटा, अगर इसका पहले वाला पार्ट देखे होंगे तो उसमें बताया था बीटा कैलकुलेट होता है और इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। राइट, क्योंकि ये इंटरनल क्वालिटी है। तो इस तरह से आप, अब देखिए सबसे इजी तरीके से समझने क्या है कि जो नॉट लगा है ना वो अन के साथ होता है, अपोजिट। समझे, जब समझना हो तो सिस्टमेटिक को डाइवर्सिफाइड, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है, सिस्टमेटिक को डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड मीन्स कि क्या हम उस रिस्क को डाइवर्सिफाइड करके क्या हम अच्छा से कर सकते हैं, कंपनी यदि स्ट्रेटजी बनाए तो क्या उसको दूर कर सकती है। तो ये वाला में कर सकती है, इसमें नहीं कर सकती है। इसमें मान लीजिए कि आप कोई कंपनी बनाए हुए हैं और मान लीजिए कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और आज रूल आ जाए इन्वायरमेंट गवर्नमेंट का, आज से ये प्रोडक्शन नहीं होगा, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जा रहा है नॉट कंट्रोल्ड है, अनडाइवर्सिफाइड है, उसको डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकते आप। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अब आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क डाइवर्सिफाइड बट अनसिस्टमेटिक रिस्क नॉन डाइवर्सिफाइड। अन लग गया ना तो ये मतलब ये गलत है। ओके, सिस्टमेटिक रिस्क इज ए नॉन डाइवर्सिफाइड एंड बट अनसिस्टमेटिक रिस्क से डाइवर्सिफाइड। देखिए अन एक के साथ अन नहीं है। ओके, मीन्स नो अन तो अपोजिट होगा ना, तो ये अपोजिट रखना है। राइट, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और चीज़ें तो जो मैं बताया इस तरह से आपका याद रखेंगे तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। ओके, ये क्वेश्चन है, it involves using the version of master field and upload transaction and use create the current file to recreate current master if become damaged। तो ये क्या है, ग्रैंडफादर एंड फादर। ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाया अभी तक। ये किस लेवल बताया गया, हो सकता है कोई कंप्यूटर की चीज़ हो जो पूछा जा रहा हो, लेकिन ये कंप्यूटर के लैंग्वेज है तो कंप्यूटर, और कंप्यूटर में मुझे जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब हम लोग कॉमर्स पढ़ने वाले लोग कहाँ से इतना डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो it involves copying the whole R portion of the database to some back of medium typically majesty type। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डंपिंग। ओके, सेम। नेक्स्ट, stored current and historical data extracted from our operation system and consolidated for management reporting and analysis। तो ये क्या हो जाएगा, डेटा वेयर हाउस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटा वेयर हाउस फॉर अकाउंटिंग। नेक्स्ट का, इट मेंटेनिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स दैट अश्योर आइदर टू द डेटाबेस। तो मेंटेन करने के लिए कहा जाएगा, जो ऊपर ऑप्शन था इसका, ऑडिट ट्रायल कंट्रोल। ओके, तो इस प्रकार से इसको सही कर सकते हैं। और ये कहाँ से क्वेश्चन आया, रिजल्ट ही मुझे नहीं पता है कि ये किस सिलेबस से दिया गया है और कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया है। ओके, तो आप लोग जानते हैं दोबारा आने वाला है नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट, देखिए जो क्वेश्चन सब्जेक्ट से बाहर से आएगा ना आपके लिए कंपटीशन के लायक है ना दूसरे के लिए, ना उनको आएगा ना हमको आएगा ना आपको आएगा, क्या फ़ायदा तब। और वो दोबारा आना भी नहीं है कहीं, तो उसकी ज़्यादा चिंता मत करिए। मैं बताया था ना कि तैयारी करते समय हमेशा ध्यान रखिए
अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 क्वेश्चन पहले से ही सोच लीजिए कि गलत होगा, ये सबको गलत होगा। हमको लड़ाई कितने पर लड़ना है? केवल 80 क्वेश्चन पे। इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। 20 क्वेश्चन हटा दीजिए, जैसे ये वाला आया था, ये 20 क्वेश्चन वाला में है, इसको ज़्यादा यहाँ मत लगाइए, उसको पढ़ने की कोशिश ज़्यादा मत करिए। ओके, क्योंकि टाइम टेकिंग करेगा, आगे किसी को नहीं, गलती सबको कर देगा। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ इज नॉट मेजर कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट नहीं है? रिलेशनशिप मार्केटिंग है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है, इंटरनल मार्केटिंग नहीं है। ओके, ये है इंटरनल मार्केटिंग नहीं आती है, राइट। नेक्स्ट है द फाइनल स्टेप इन टारगेट मार्केटिंग। जानते हैं मार्केट सेगमेंटेशन में डिसाइड किया जाता है, जिससे पहले आप सेगमेंटेशन करते हैं, ओके, उसके बाद टारगेट करते हैं, टारगेट के बाद जो होता है थर्ड पे पोजिशनिंग होती है। ओके, तो ये स्टेप याद रखिएगा। जैसे अब पूछ दिया जाता द फाइनल स्टेप ऑफ टारगेट मार्केटिंग, जैसे मान लीजिए कि मार्केट नेक्स्ट स्टेप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, तो हो जाता है क्या? टारगेट मार्केटिंग। तो पहले आप मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, आफ्टर टारगेट मार्केटिंग करते हैं, और मार्केट पोजीशन करते हैं, राइट। द मोस्ट रिसेंट कंसिडरेशन इन प्रोडक्ट पैकेजिंग। प्रेजेंट टाइम पूछा जा रहा है कि पैकेजिंग का सबसे ज़्यादा महत्व क्या है? ओके, क्यों ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट प्रमोशन, इकोनॉमी। तो सबसे ज़्यादा इस समय क्या है? प्रोडक्ट प्रमोशन। जैसे आप देखते होंगे छोटे बच्चे जब जाते हैं दुकान पे कोई, तो वो कलर देख के, रैपर देख करके बता देंगे कि सर यही चाहिए, या दुकानदार से बोल देंगे यही चाहिए, मम्मी यही चाहिए, पिताजी यही चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट प्रमोशन है, ये प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है। वो कलर देख के कितना भी दूर रहे, उसको पता नहीं ये नहीं है, भले उसके अंदर क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रैपर देखे। तो प्रोडक्ट प्रोडक्शन तो जरूरी है। अगर कोई भी आप जैसे मान चिप्स लिए हैं, तो चिप्स का प्रोडक्शन जो भी हुआ है, जो भी उसका रैपर है, उस रैपर का तो प्रोडक्शन कर ही रहा है, जो रैपर है वो प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है, लेकिन ये ओल्ड है। ओके, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन न्यू तरीके से क्या है? प्रोडक्ट प्रमोशन। देखिए इसीलिए कलर चेंज नहीं करते हैं लोग। जैसे टाटा के नमक ले लीजिए, टाटा के नमक दूर से पहचान जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई डेयरी मिल्क का चॉकलेट ले लीजिए, पूरे चॉकलेट रख दीजिए, डेयरी मिल्क का चॉकलेट रख दीजिए, बच्चा कोई भी जाएगा जान जाएगा कि यही वाला है। ओके, आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कलर उसका है, कलर देख के। और कलर भी देखते होंगे बहुत अट्रैक्टिव बनाया जाता है चॉकलेट का, कि देख करके लगेगा कि इसको खाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक आल्सो टर्म्ड एज ए मार्केट लॉजिस्टिक डज नॉट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ मनी स्पेंड इन मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्पेंड। तो सबसे ज़्यादा इस इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कब किया जाता है? कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्स, रिसर्च, प्री टेस्टिंग एफ एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट टेस्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो क्या है? प्री टेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट, राइट। टेस्टिंग जो होता है उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है, राइट, इफेक्टिवनेस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द मॉडल ऑफ द सिस्टम अप्रोच टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स जो HRM होता है उसमें कौन से अप्रोच नहीं था? डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट, प्रेफरेंस प्रपोजल। डिपार्टमेंट किसका है? बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक है, बिजनेस मैनेजमेंट। और उसके इंटरनल बात किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का है ये। तो इसलिए जबकि रिक्रूटमेंट कैसे होगा, HRM का टॉपिक है, प्रोफेशनल अप्रेजल HR का ही है, प्रमोशन किया जाए कि ना किया जाए HR से रिलेटेड है, राइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हर्जबर्ग हाइजीन फैक्टर। देखिए हर्जबर्ग की हाइजीन फैक्टर दो थ्योरी है, दो कॉन्सेप्ट है हर्जबर्ग की हाइजीन फैक्टर। एक हाइजीन फैक्टर है HYGINE हाइजीन फैक्टर, ओके, एट एक मोटिवेशनल फैक्टर। ओके, टू फैक्टर की थ्योरी में यही फैक्टर, दो फैक्टर होता है। फर्स्ट पे हाइजीन फैक्टर है, सेकंड पे ये केवल क्या है? बनाए रखने के लिए, सिंपल सी बात समझो, बनाए रखना। और ये मोटिवेशन, अभिप्रेरण के लिए, अभिप्रेरण। अब ये कुछ सोचेंगे सर ये क्या बता रहे हैं? देखिए बनाए रखने के लिए, अब तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक बैंक में जॉब करने वाले हैं। ओके, तो बैंक में जॉब करने जाएंगे तो आपको दो तीन चीज पहले से क्लियर होंगी। सैलरी, ओके, सिक्योरिटी, ओके, हॉलीडे, रेस्ट, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर होंगी।
ये हमको तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये तो क्लियर है इतना। अगर ये नहीं मिला तो वह हाइजीन फैक्टर के अनुसार वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो तो इतना चाहता ही है ना, कोई भी नौकरी में आप जाएंगे कि सैलरी मिले, सुरक्षा मिले, टाइम टाइम से हॉलीडे मिल जाए, और रेस्ट जो भी दिन में लंच है, चाय है, टी ब्रेक, ये सब होता रहे, ये सब तो चाहेंगे ही चाहेंगे। इसको कहा था हाइजीन फैक्टर। ओके, जो आप चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए, तभी जॉब को हम कर पाएंगे। मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? अब क्या है कि ये मिल गया है, इससे लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। हर्जबर्ग का कहना है कि इससे लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। मोटिवेट होने के लिए जरूरी है कि कुछ आगे की चीज़ों को दीजिए। ओके, अब आगे की चीज़ों को देने के लिए क्या होगा, अब कुछ अभिप्रेरणा वाली चीज़ें की रिकॉग्निशन देना है, उनको सामाजिक सम्मान देना है, उसको कुछ पैसा देना है काम कराने के लिए। मोटिवेशनल में नॉन मॉनेटरी फंड देना है, कुछ मॉनेटरी से लाभ देना है, या उसका सेल्फ का कोई एडवांसमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए उसको। इसलिए मोटिवेशनल फैक्टर व्यक्ति को मोटिवेट करता है, ये मोटिवेट नहीं करता है। राइट, तो अभी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है कौन सा हर्जबर्ग के अंतर्गत हाइजीन फैक्टर में नहीं आता है। तो देखिए, इंटरपर्सनल रिलेशन, जॉब सिक्योरिटी, वर्क कंडीशन। तो देखिए, जैसे रेस्ट है तो वर्क कंडीशन नहीं है ये, अगर देखा जाए तो वर्क कंडीशन क्या है, जहाँ काम करें उसकी कंडीशन स्थिति कैसी है, तो वहाँ रेस्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल के लिए जॉब सिक्योरिटी, मैं सिक्योरिटी की बात किया है। इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब थोड़ा बहुत संबंध हमारा ठीक है। एडवांसमेंट, विकास, एडवांसमेंट की बात यहाँ पर की जाती है। राइट, तो इसलिए एडवांसमेंट आपका आंसर हो जाएगा। राइट, यहाँ पर समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स कलेक्टिव बार्गेनिंग वेर आइडेंटिफाइड बाय चैम्बरलिन एंड कोहन। ये कब, 1965 में कलेक्टिव बार्गेनिंग के दो पार्ट्स डिवाइड किए। कौन कौन? कंजक्टिव बार्गेनिंग एंड कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। ओके, ये दो तरह से बार्गेनिंग डिसाइड किए, या तो दोनों लोग मिल करके सहयोग कोऑपरेट करके, या कंजक्टिव अलग अलग करके बार्गेनिंग करेंगे। राइट, नेक्स्ट है, हु ऑब्जर्व्ड दैट वर्कर्स बिहेवियर एंड सेंटिमेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड। सेंटिमेंट्स और बिहेवियर कब रिलेटेड होता है? एल्टन मेयो में। ओके, तो जब बिहेवियर की बात कभी भी आए, लाइफ टाइम ध्यान रखिए, बिहेव की बात कभी भी आए, हमेशा एल्टन मेयो को ही आपको चूज करना है। राइट, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर थ्योरी प्रपोज किया है। राइट, नेक्स्ट इज नॉट एन ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, इंटीग्रेशन। ये ऑर्गेनाइजिंग जो होता है वो ऑपरेटिव फंक्शन एचआरएम का नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइज जानते हैं एचआरएम का नहीं है, ये किसका होगा? बिजनेस मैनेजमेंट का, मैंने पहले ही बताया था। ओके, बिजनेस मैनेजमेंट, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पहले ध्यान दिए होंगे। तो नेक्स्ट है, द टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जानते हैं एक्ट, पहले तो याद कर लीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में लागू हुआ। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में कहाँ हुआ? तो चाइना में लागू हुआ, और इस समय लगभग ये स्थिति है 400, देखिए ये करंट में है, करंट में लगभग 400 के आसपास है। ओके, इसको ध्यान रख रहिएगा। राइट, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ IMF असिस्टेंट are given below, identified one of which mainly meant by less development countries। तो LDC जो लोअर डेवलपमेंट कंट्रीज है उनके लिए सबसे ज़्यादा IMF कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? क्रेडिट ट्रांसफरिंग, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यहाँ पर कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लेविड थीसिस मीन्स क्या है? लेविड थीसिस से उसका मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड वाइड होमोजेनियस मार्केट एंड एक्सपेंड द मार्केट थ्रू एग्रेसिव लो प्राइसिंग। तो यहाँ पर क्या है, यही इसकी थ्योरी का हाइपोथेसिस है कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट में आप जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि एग्रेसिव लो प्राइसिंग रखिए। जैसे चाइना है, हमारे यहाँ मार्केट में कोई भी वस्तु जाता है तो सबसे कम रेट पर, जैसे मोबाइल है चाहे कोई भी चीज़ ले लीजिए, तो ये कौन सा है? यही लेविड हाइपोथेसिस है, थीसिस है। इन्होंने बताया कि कोई भी मार्केट वर्ल्ड वाइड होमोजेनियस जो एक समान वस्तु बना रहे हैं वो दूसरी जगह जाते हैं तो सबसे कम प्राइस पर वस्तु बेचते हैं, उसी को कहा जाता है। राइट, और सब चीज़ें कस्टमाइज प्रोडक्ट, रीजनल मार्केट, कस्टमाइज प्रोडक्ट टू मीट द रीजनल, ये सब नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल हेज टेक्निक्स। इंटरनल हेज टेक्निक्स कौन कौन सी हैं?
ये दोनों है, लीडिंग एंड नेटिंग। ओके, देखिए नेटिंग मीन्स क्या होता है ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप यूएसए से 10 करोड़ रुपए का सेल किए। ओके, 10 करोड़ डॉलर ले लीजिए, 10 करोड़ डॉलर का। ओके, सेल किए और 8 करोड़ डॉलर का आपने परचेज कर लिया वहीं से ही। तो नेटिंग में क्या होगा कि 2 करोड़ डॉलर का ही आप मॉनेटरी चीज़ें, करेंसी की जो फ्लक्चुएशन है उसी को ध्यान में रखते हुए आप रिस्क कंट्रोल करेंगे। बेसिकली ये सब किस लिए है? रिस्क टेक्निक्स है। रिस्क टेक्निक्स, कैसे रिस्क को डाइवर्सिफाइड किया कम किया जाए, उसकी टेक्निक्स ये है। ओके, नेटिंग समझ गए कि नेट अमाउंट का, और यदि नेट अमाउंट का नहीं कर रहे हैं, $10 मिल रहा है तो वो समझे, हमको मान लीजिए कि परचेज किए तो 8 करोड़ डॉलर का पैसा देना है ना, तो हम 8 करोड़ को देखेंगे, तो इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट लीडिंग एंड एक लैगिंग होता है, लैगिंग। ओके, लीडिंग मीन्स जल्दी, ऐसे समझिए जल्दी या पहले, और लैगिंग मीन्स लेट, देर। एग्जाम्पल समझिए, जिसमें मान लीजिए मुद्रा स्ट्रांग होने वाली है और आपको मान लीजिए कि $10 पेमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? जो पेमेंट करना होगा, अगर पेमेंट, ओके, पेमेंट करना हो पेमेंट कर देंगे। ओके, पहले पेमेंट कर देंगे, लीड करेंगे। ओके, और यदि 10,000 लेना हो तो आप देर करेंगे, देर, क्योंकि आप मुद्रा मजबूत है, भविष्य में जान रहे हैं कि मजबूत हो जाएगी, इसलिए आप देर कर रहे हैं। ओके, इसी को यहाँ लीडिंग एंड लीजिंग कहा जाता है, राइट। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को, और इसका अपोजिट भी हो सकता है, इसका मान लीजिए वीक होने वाला हो, ओके, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। मान लीजिए कि रिसीव करना है तो लेट कर दीजिए, ओके, और पेमेंट करना है तो पहले कर लीजिए, इसका जस्ट इन्वर्स है। ओके, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट चलिए, बिजनेस conglomerates have different name in different countries, which country conglomerates are called chaebols। तो conglomerates कई कंपनियों को मिला करके, तो यहाँ के साउथ कोरिया में chaebols कहा जाता है, राइट। अब उस समय कोई गया होगा साउथ अफ्रीका तो क्वेश्चन बना दिया होगा साउथ अफ्रीका से। ओके, तो इसलिए ज़्यादा उसको परेशान मत होइए, ये सब क्वेश्चन याद रखे रहिए, कभी आ जाए तो टू गुड, ना आए तो कोई बात नहीं, ये सब क्वेश्चन आता भी नहीं है। जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वहीं आएंगे, जो मैं डिटेल बताता हूँ। नेक्स्ट है मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट, जानते रेजिडेंट से क्वेश्चन है, जानते रेजिडेंट कितने प्रकार के होते हैं? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, तो ये नॉन रेजिडेंट की बात की जा रही है। 30 एज इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स, जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड से उसको मिला है, नॉन रेजिडेंट है, विदेश से कहीं का है। ऑफ दिस रिसीव्ड 1/6 इन इंडिया, मीन्स 36,000 का 1/6 कितना होगा? 6,000, 6,000 की मिला है, इंडिया मिला है। तो सिंपल से रेजिडेंशियल स्टेटस का ध्यान रखिए कि जितना इंडिया में मिलेगा या उत्पन्न होगा इंक्रीज, वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल से विदाउट कोई हेजिटेशन 6,000, क्योंकि विदेश में मान लीजिए कोई इंटरेस्ट मिल रहा हो, जैसे आप विदेश के हों सपोज दैट, और विदेश में आपको 36 रुपये मिले, और 36,000 में 1/6 जो हो 1/6 6,000 रुपये यहाँ मिले इंडिया में, इंडिया गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी आपसे? ले लेगी। ओके, आप विदेश के हो चाहे जहाँ के हो, ले लेगी। अगर विदेश के हैं तो विदेश में ही रिसीव कर लीजिए, तब नहीं लेगी। ओके, तो इसको ध्यान रख रहिएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन मैं बताया था, फिर भी एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि और बता दूँ, लेकिन जो लोग पिछले क्लास को देखे हैं तो निश्चित रूप से इसको सॉल्व करिए। ओके, वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ। देखिए कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को ध्यान रखना है। क्या ट्रिक ध्यान रखना है? एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल रेंट, लिख लीजिए। ओके, ये एक साथ होता है, ये एक साथ होता है। एक्चुअल रेंट कितना है? पहले म्यूनिसिपल रेंट लिख लीजिए, वैल्यू 60,000, जहाँ जहाँ है उसको फिलअप कर लीजिए। फेयर रेंट कितना है? 68,000। ओके,
स्टैंडर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, स्टैंडर्ड कितना है 62,000। ओके, एनुअल रेंट रिसिप्ट कितना हुआ है 65,000, एक्चुअल रेट यहाँ पे 65,000। सिंपल लिख लिए। अब देखिए सिंपल, अब नोट कर लिया ना, अब देखिए 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, मोर 65,000। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 68,000, ये है ना सबसे ज़्यादा, राइट। और इन दोनों में सबसे कम कौन है 65,000। 65,000 आपका ऑप्शन सही। समझ गए, नहीं समझ में है फिर वीडियो पॉज करके रिवर्स करके फिर देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। इनमें सब में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा 68,000, 60, 65, 68 में सबसे ज़्यादा 68, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 65, 65, 68 आ गया, और 65, 68 में सबसे कम क्या है लेस, वही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई बाय द वेब बेस्ड फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है विंग्स है, विंग जानते हैं फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है, सुने भी होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू टैक्स प्लानिंग। और देखिए टैक्स प्लानिंग क्या है, पहले से आप जो कर रहे होते हैं उसको टैक्स प्लानिंग कहा जाता है। इट ए फ्यूरिस्टिक, इट इन अप्रोच रियल है, इट इज लिमिटेड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स मैनेजमेंट, द बेनिफिट्स इज राइजिंग फ्रॉम इट्स लिमिटेड पर्टिकुलरली इन द स्पॉट, इट इज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये टैक्स लायबिलिटी को कम करना होता है। ओके, तो क्या होगा ये और ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए टैक्स प्लानिंग हो गया, टैक्स मैनेजमेंट में इस पूरी प्रक्रिया को ही टैक्स मैनेजमेंट कहा जाता है, राइट। टैक्स प्लानिंग किस प्रकार का होगा उसी प्रक्रिया को मैनेजमेंट कहा जाता है। एक होता है टैक्स इवेजन, ओके, टैक्स इवेजन कर की चोरी, कर चोरी या कर वंचना। कर वंचना मीन्स कि आप कोई गलत मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिखा करके कर रहे हैं, तो ये कर वंचना टैक्स इवेजन, इसके लिए पनिशमेबल है, ये पनिशमेबल ऑफेंस है। और एक होता है टैक्स एवॉइडेंस, एवॉइडेंस ये क्या है, जो रूल्स 1961 है इनकम टैक्स, उसकी रूल्स को अपने अनुसार ढाल करके, उसको लूप होल्स को देख करके, उसकी कहाँ मिस्टेक है कहाँ नहीं लिखा गया है उसको देख करके करते हैं टैक्स अवॉइडेंस। तो ये चोरी नहीं है लेकिन ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पर निगेटिव आप सोचते हैं गलत गलत, यहाँ पर जो नहीं लिखा है उसका लूप होल्स करते हैं। जैसे ऐसे समझिए, मैं बताया भी कई बार, जैसे कहीं लिखा हो किसी को थप्पड़ से नहीं मारना है, ओके, तो ये लोग क्या करेंगे टैक्स अवॉइडेंस वाले, तो जूता से मारने लगेंगे। समझ रहे हैं, इसका तो जूता से नहीं लिखा है तो जूता से मार सकते हैं। तो ये यही वाले हैं, जो लिखा है उसका यूज नहीं करेंगे, जो नहीं लिखा है उसका मिस यूज करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएगा, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेनिफिट ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग ओवर द इक्विटी फाइनेंसिंग आर लाइकली टू बी हाईली इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पर पूछा जा रहा है, और इसका बेसिक एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि एक कंपनी है जो अपने इक्विटी शेयर से काम करना चाहती है अपना पैसे से, एक चाहती है लोन से काम करना। तो लोन से कब करेगी, देखिए भारत में जितनी कंपनियां सब लोन से चलती हैं। क्यों चलती हैं उसी बताया जा रहा है। हाई मार्जिनल टैक्स रेट एंड लो नॉन इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट्स, लो मार्जिनल टैक्स बेनिफिट्स एंड लो नॉन इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट्स, हाई मार्जिनल टैक्स रेट्स एंड हाई नॉन इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट्स। ओके, हाई मार्जिनल रेट हो टैक्स, जब टैक्स की रेट ज़्यादा हो, तो भारत में लोन पर ज़्यादा लोग क्यों करते हैं, क्योंकि लोन लेने से उसको डिडक्शन मिल जाता है इंटरेस्ट का, इसीलिए अपना पैसा यूज नहीं करते, लोन ले लेते हैं ताकि हमको छूट मिल जाए। और लोन नॉन इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट्स, और मिनिमम नॉन इंटरेस्ट टैक्स है जो कम बेनिफिट्स है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट पर काम करते हैं, लोन लेके काम करते हैं। और आप देखते भी होंगे माल्या ये सब, नीरव मोदी ये सब क्यों भाग रहे हैं, लोन के कारण। और इसी कारण से, क्योंकि टैक्स ज़्यादा था, टैक्स हाई था, लोन लेके काम कर रहे थे, लॉस हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना है कि मार्जिनल टैक्स हाई होता है, जो ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, तो इसे लोग करते हैं कि अपना डेप्ट लोन ले लीजिए ताकि टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, अपना पूंजी रहेगा टैक्स भी देना पड़ जाएगा। ओके, जैसे सरकारी नौकरी देखे होंगे जितने लोग होते हैं वो लोग सब लोन लेके काम करते हैं, क्यों करते हैं, बेनिफिट्स के लिए टैक्स में। ओके, क्योंकि टैक्स में छूट मिल जाती है। तो ये था 2014 का जून का थर्ड पेपर, जो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखा। आई थिंक आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है,
लेकिन मैंने कोशिश किया कि जो भी कॉन्सेप्ट बताने लायक हो उसका उन्होंने बताया, और कोई छूट गया होगा तो नेक्स्ट किसी टॉपिक में देख लिया जाएगा, उसमें परेशान नहीं होना, आप बने रहिए, निश्चित रूप से किसी न किसी टॉपिक में बताया जा सकता है। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।